Hello, my dear students. This is Sonia and welcome to my channel बायोलॉजी यात्रा। तो कल हमने तो आज हमें टॉपिक करना है वैक्सीनेशन से। ठीक है, तो देखते हैं वैक्सीन होती क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे ये वर्क करती है। हाँ, सबने वैक्सीन का नाम तो सुना ही होगा, किसी ने नहीं भी सुना था तो कोरोना वायरस ने सबको सुना ही दिया है वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, है ना। आइए पढ़ते हैं वैक्सीन क्या होता है। Why are children infants given vaccination? ठीक है, तो यानी कि पहली अभी कह रही है कि बच्चों को या फिर जो शिशु होते हैं, जो लगभग 2 साल तक के बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स बोलते हैं जो बच्चे फर्स्ट मंथ से और 2 साल तक के बच्चों को हम इन्फेंट्स बोलते हैं। यानी इनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है। ठीक है, व्हेन तो क्या होता है, व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ठीक है, क्या होता है कि जब अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब, यानी जब जिस माइक्रोब से हमारी बॉडी को क्या होता है, डिसीज होता है, जब वे डिसीज कैरिंग माइक्रोब जो है हमारी बॉडी में जब एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एक एंटीबॉडीज। ठीक है, जो किस लिए काम आती है, जो उस माइक्रोब से लड़ने के काम आती है। ठीक है, टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर क्या होता है, यानी वो माइक्रोब जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, उसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। एंड द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। और हमारी बॉडी को ये पता होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को ये याद होता है कि अगर कोई भी माइक्रोब दोबारा से एंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो उससे कैसे लड़ना है, क्योंकि एक बार वो हमारी बॉडी में पहले वे एंटीबॉडीज उसी माइक्रोब के साथ तो फाइट कर चुकी हैं, तो सेकंड टाइम अब उसको याद है कि उसको, यानी हमारी एंटीबॉडी को उस माइक्रोब के साथ कैसे फाइट करनी है अगर वो हमारी बॉडी में दोबारा से एंटर करता है। तो if dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. इसमें क्या कर रहा है कि if dead or weakened microbes, ठीक है, introduced into a healthy body, कि अगर या तो कोई माइक्रोब डेड होगा या तो फिर ज्यादा कमजोर होगा, अगर वो हमारी एक हेल्दी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी जो है उसके साथ फाइट करती है और किल कर देती है उस बैक्टीरिया को बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। अगर जो भी माइक्रोब हमारी बॉडी में जा रहा है, अगर वो पहले से ही डेड है या फिर वो बहुत ज्यादा वीक है, जो हमारी एंटीबॉडी का सामना ही नहीं कर पा रहा है, तो हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको जाते ही मार देगी। ठीक है, तो द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी। एंटीबॉडी कहाँ रहती है, वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। ठीक है, और हम हमेशा के लिए प्रोटेक्ट रहते हैं किससे, इन माइक्रोब से जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, जिससे हमें बीमारियां होती हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। और यही चीज है कि वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन क्या करती है, वैक्सीन हमारे अंदर एंटीबॉडी को ही तो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वैक्सीन जो है वो एक तरीके से वही है कि हमारी जो एंटीबॉडी बनाने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको बढ़ा देती है जाके वैक्सीन। ठीक है, सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो क्या होता है कि कुछ डिसीज जैसे कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है एंड स्मॉलपॉक्स, चेचक एंड हेपेटाइटिस, इन सबको प्रिवेंट किया जा सकता है किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, इसको इतना वो कर दो। नेक्स्ट देखो, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड दी वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1978। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। ओके, के वैक्सीन किसने दिया था, सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया था एडवर्ड जेनर ने। और किसके लिए दिया था सबसे पहले, स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो वैक्सीनेशन आया है वो किसके लिए आया है, वो स्मॉल पॉक्स के लिए आया है। दिया किसने है, एडवर्ड जेनर ने दिया है। और आया कब था, 1978। ओके, इस चीज को याद रखना आप। इन योर चाइल्डहुड you must have been given injections to protect yourself against several diseases. आपके बचपन में आपको काफी सारे इंजेक्शन दिए गए होंगे
ठीक है। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, काफी सारे डिसीज से आपको सेफ रखने के लिए आपको आपके बचपन में काफी सारे इंजेक्शन दिए गए हैं। एंड कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज, क्या आप इन डिसीज की लिस्ट बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि आपको बचपन में किस किस चीज का इंजेक्शन दिया गया था। वो होता है ना, पोलियो वगैरह के लिए 2 बूंद पिलाई जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो वो एक टाइप ही है वैक्सीनेशन का, कि आपको जीवन में फिर कभी पोलियो ना हो, है ना। यानी पोलियो से बचने के लिए अपने बच्चों को पिलाए 2 बूंद जिंदगी की। तो वो क्या है, वो एक वैक्सीनेशन का ही तो एक टाइप है, ठीक है। आपको वो वैक्सीनेशन ही दिया जाता है। नेक्स्ट, इट इज essential to protect all children against these diseases, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सभी बच्चों को इन डिसीज से प्रोटेक्ट रखा जाए, सेफ रखा जाए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन दी नियर बाय हॉस्पिटल्स, और जो जरूरी जरूरी वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है, वे अवेलेबल होती है हमारे आसपास के हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। आपने टीवी में और न्यूज़पेपर में इन सब एडवर्टाइजमेंट को आपने देखा ही होगा कि बच्चे की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में होते हैं। ये किसके अगेंस्ट, पोलियो के अगेंस्ट, किसके अंडर में, पल्स पोलियो प्रोग्राम, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चे को दी जाती हैं वो एक्चुअल में है क्या, वो एक वैक्सीन ही है, ठीक है। और सबने पी होगी वो 2 बूंद जिंदगी, सबने पी है ना। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. ओके तो क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन चली है, उसने फाइनली क्या कर दिया है, वर्ल्ड के मोस्टली पार्ट से इसने इसको एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। इरेडिकेशन होता है बिल्कुल फिनिश करना। तो जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चली है, उसने फाइनली स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड के मोस्टली पार्ट से फिनिश कर दिया है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. क्या है कि these days, ठीक है, आजकल जो वैक्सीन बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक लार्ज स्केल पर बनाई जाती है, एक बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। बनती किससे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किस लिए बनती है, प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमंस को और अदर एनिमल्स को। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, सेवरल डिसीजेस से, ठीक है। यानी कि अब जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और लार्ज स्केल पर बनाई जाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम दी सेवरल डिसीजेज। ओके, तो याद रखना आप लोग वैक्सीन का क्या उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको फिक्स करने के एबल होते हैं, यानी योग्य होते हैं टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन, ठीक है। क्या करने के लिए, सॉइल को नाइट्रोजन से फुलफिल करने के लिए, एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। और जब वो उसको नाइट्रोजन रिच कर देते हैं तो उसकी फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. तो इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। देखो कौन कौन से हैं, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ओके, दीज आर साइनोबैक्टीरिया। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गे, और इनको ही बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चले, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ओके, बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड स्कूल गार्डनिंग मेकिंग मैन्योर। बूझो और पहेली ने अपने स्कूल के गार्डनर को, जो स्कूल का माली होता है, उसको ऑब्जर्व किया है कि वो क्या कर रहा है, वो मैन्योर बना रहा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। क्या कर रहा है कि उन्होंने अपने
फ्रेंड्स के साथ कुछ वेस्ट को कलेक्ट किया, प्लांट्स का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, ठीक है, आसपास के हाउस से और गार्डन से। देन दे पुट डैम इन अ पिट मेड फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। एंड अब उसने उन वेस्ट को कहाँ डाल दिया है, एक पिट में डाल दिया है, यानी कि एक गड्ढा बना के डाल दिया है उसको फॉर वेस्ट डिस्पोजल के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि इट डिकम्पोज्ड एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी अपघटित हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक मैन्योर में, ऑर्गेनिक खाद बना लेता है। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो बूजो और पहेली अब ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, ये हुआ कैसे। तो अभी आपको एक एक्टिविटी बोली है करने के लिए, आपको क्या करना है, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। आपको 2 पॉट्स लेने हैं और हर पॉट को आपको फिल कर लेना है मिट्टी से, आधा, ठीक है, फुल नहीं फिल करना है। आपको पहले 2 पॉट्स लेने हैं और उसको आधा आधा भर लेना है मिट्टी से। एंड मार्क देम ए एंड बी, और अब उनको आप एक, अब उन पे आपको क्या लिख लेना है, दोनों पोर्ट्स को मार्क कर लेना है ए और बी के नाम से। देन पुट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए, ठीक है। और आपको उस पोर्ट ए में आपको डाल देना है क्या, प्लांट का वेस्ट डाल देना है। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पोर्ट बी। पोर्ट 1 में आपको प्लांट का वेस्ट डालना है और पोर्ट बी में आपको क्या डालना है, पॉलीथीन बैग्स डाल देने हैं, कुछ जो खाली खाली ग्लास की बोटल्स होती हैं, कांच की बोतल होती है, वो डाल देनी है, और कुछ टूटे हुए प्लास्टिक के टॉयज डाल देने हैं पोर्ट बी में। देन पुट दी पॉट्स असाइड, ठीक है, और फिर आपको उन पॉट्स को साइड में रख देना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। देन आपको 3 to 4 वीक्स के बाद आपको उनको ऑब्जर्व करना है, दोनों पोर्ट को। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दी कंटेंट्स ऑफ दी टू पोर्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि आपको कोई डिफरेंस मिला, ठीक है, दोनों पोर्ट्स में आपको कोई डिफरेंस मिला। इफ सो देन व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आपको मिला है तो क्या वो डिफरेंस है वो। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, आप क्या देखोगे कि पोर्ट ए में जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। एंड हाउ डिड दिस हैपन, और ये हुआ कैसे, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कवर्ड इनटू मैन्योर, कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, कि जो प्लांट वेस्ट था वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में, ठीक है, वो ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट हो गया, किसके हेल्प से, वो माइक्रोब्स की हेल्प से वो कन्वर्ट हो गया। द न्यूट्रिएंट्स released in the process can be used by the plants again। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं उस सोइल में, वो क्या हो जाएंगे, वो फिर से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा उनको फिर से यूज कर लिया जाएगा। Did you notice that in port B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such damage? ठीक है, तो क्या आपने ध्यान दिया है कि पोर्ट बी में आपने पॉलिथीन बैग्स डाले थे, कुछ एम्प्टी ग्लासेस डाले थे, कुछ बोतल्स डाली थी और कुछ आपने ब्रोकन टॉय के पार्ट्स डाले थे, तो उनमें कोई भी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो जैसे पड़े थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों, बिकॉज द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर, क्योंकि माइक्रोब्स जो है उन पर अपनी कोई एक्ट नहीं कर पाए और उनको ना ही वो मैन्योर में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या देखते हो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर का आपको काफी सारा अमाउंट देखते हो, किसकी फॉर्म में, डिकेइंग प्लांट्स की फॉर्म में, ठीक है, और कभी कभी देखते हो डेड एनिमल्स, किस, कहाँ पर, ग्राउंड पर, ठीक है। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और फिर यू फाइंड कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। ये किस वजह से होता है, ये होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, प्लांट्स के और एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को भी डिकम्पोज कर देते हैं और किस में तोड़ देते हैं उसको, उनको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स
एंड एनिमल्स। ठीक है, और ये सब्सटेंसेस किसके द्वारा यूज कर लिए जाते हैं दोबारा से? प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा फिर से यूज कर लिए जाते हैं। Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and they can thereby clean up the environment। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर सकते हैं किसी भी हार्मफुल और जो स्मेल वाले सब्सटेंस है उनको डिग्रेड करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। ठीक है, और इससे फिर हमारा क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट की क्लीनिंग होगी। ओके, समझ आया आपको ये? नेक्स्ट टॉपिक इज द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अब उन वे वाले अभी हमने पढ़े हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते हैं, अब हम पढ़ते हैं जो हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। ठीक है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो काफी वेज में डिफरेंट वेज से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ वे होते हैं जो क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है। सच डिसीज कॉजिंग, ऐसे डिसीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। यानी जिसकी वजह से बीमारियां होती है ना, चाहे इंसान को हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी के लिए हो, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो। ठीक है, तो उन जो माइक्रोब्स बीमारी कर रहे हैं उन माइक्रोब्स को बोला क्या जाता है? पैथोजेंस बोला जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होते हैं कि वो फूड को और क्लोथ को और लेदर को सबको ही को सड़ा देते हैं, इतने भयंकर होते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो आओ हम उनकी कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। तो अभी क्या है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे हम जो ह्यूमन में डिसीज करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ठीक है, तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? वे करते हैं उस हवा के, उस एयर के थ्रू जो जो हम सांस लेते हैं, जिसमें हम ब्रीथिंग करते हैं, या फिर उस वाटर के थ्रू जो हम पीते हैं, और उस खाने के थ्रू जो हम खाते हैं। ओके, इसीलिए तो बोला जाता है कि हैंड वॉश करके भाई खाना खाना चाहिए, है ना। और they can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal। ठीक है, और कैसे भी ट्रांसमिट किए जा सकते हैं? वे सपोज जैसे किसी इंसान को कोल्ड हो रखा है, ठीक है, और जो भी कोई उस इंसान के कांटेक्ट में आएगा वो छींके वगैरह लगाएगा। ठीक है, और वो छींके फिर वो जो ड्रॉपलेट्स होंगी छींके की वो एयर में होंगी, जो भी कोई बंदा उसके कांटेक्ट में आएगा उस तक भी पहुंच जाएंगी वे ड्रॉपलेट्स एयर के थ्रू, उसकी ब्रीथिंग के थ्रू, तो वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहा है कि ये जो ट्रांसमिट हो सकते हैं किसके द्वारा? यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते ही दूसरा इंसान भी वो हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है, यानी कि माइक्रोबियल डिसीज यानी वे डिसीज जो स्प्रेड होते हैं किसके थ्रू? एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक जो पहुंच जाते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, और या फिर कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो माइक्रोबियल डिसीजेज इन सब के थ्रू दूसरे इंसान में, एक हेल्दी इंसान में पहुंच जाते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से, तो उन डिसीजेज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। यानी कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो जा रहे हैं वो। ठीक है, अब जैसे एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, साथ में बैठे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, या फिर कोई फिजिकल कांटेक्ट है, तो उसके थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन फैल जाएगा उससे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, कि ये कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे में पहुंच जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीजेज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और ऐसे डिसीज कौन कौन से होते हैं? कोलेरा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, एंड चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। समझ आया? हाँ, आर यू गेटिंग मी? व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air। देखो, जब किसी भी इंसान को कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, तो उसके जो मॉइस्चर
कि या उसके जो छींक होती है उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स में कितने वायरस होते हैं, कम से कम हजारों वायरस होते हैं उसमें, ठीक है। और जो एक ही छींक में कहाँ स्प्रेड हो जाते हैं, एयर में, समझ रहे हो ना आप। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। और जो भी कोई आसपास में उस एयर के आसपास में जहाँ पे उसकी मॉइस्चर की ड्रॉपलेट्स हैं, जो उस एयर में जो भी कोई हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आएगा उस वो सांस लेगा, और सांस लेते ही उसमें वो एयर जाएंगी, एयर वो एंटर करेगी और क्या होगा फिर, इन्फेक्शन हो जाएगा उसको भी, ठीक है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन डिसीजेस, तो ये कह रहा है, बूजो कह रहा है कि फिर इन कम्युनिकेशन डिसीजेस को स्प्रेड होने से कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। पहली कह रही है वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ यानी हैंकी ऑन दी नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो क्या कह रही है पहली कि जब भी हम छींकते हैं ना, तो हमें या तो अपने माउथ पर एक हैंकी रख लेना चाहिए, अपने माउथ पर और नोज पर, ठीक है। या तो फिर क्या कर लेना चाहिए कि अपने फेस को अपने हैंड पे साइड पे रख लेना चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपकी स्नीजिंग की ड्रॉपलेट्स है वो बाहर एयर तक ना पहुंचे। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर ये भी अच्छा हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड वगैरह हो रखा है, आप उससे डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इन डिसीज के कैरियर होते हैं, ठीक है। यानी जो सॉरी इन माइक्रोब्स के कैरियर होते हैं। देयर आर There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes, ठीक है। और कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इन माइक्रोब्स के कैरियर होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एक दूसरे तक ये माइक्रोब्स पहुंचते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, जिनमें से एक हाउस फ्लाई होती है, ठीक है। हाउस फ्लाई पता नहीं कैसे कैसे कूड़े कचरे पे बैठ के आती है और फिर हमारे खाने पे बैठती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कहीं कंटेमिनेशन फैलता है, वे वायरस और माइक्रोब्स वगैरह हमारे खाने पर बैठते हैं, फिर वो हमारे अंदर तक जाते हैं, जाते ही वो क्या कर देते हैं, डिसीज फैला देते हैं। द फ्लाई सिट ऑन दी गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, क्या होता है कि ये मक्खी क्या कहाँ पे बैठती है, कूड़े कचरे पे बैठती है और एनिमल्स के वेस्ट पे बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, फिर जो ये पैथोजन्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन दी अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर द पैथोजन्स, ठीक है। और जब ये मक्खियां जो है हमारे अनकवर्ड फूड पर, जो जो खाना हमारा बिल्कुल खुला खुला रखा रहता है, जो कवर नहीं होता, उस पर बैठ जाती हैं और फिर इन पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती है हमारे उस खाने तक, ठीक है। एंड हुएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक, तो और जो भी कोई इस कंटेमिनेटेड खाने को खाता है तो क्या हो जाता है, वो तुरंत बीमार पड़ जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि हमें अपने सारे खाने को कवर करके रखना चाहिए, कुछ भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, ठीक है। इसीलिए हमेशा एडवाइस दी जाती है आपको हमेशा अपने खाने को कवर करके रखने की। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, ठीक है। आपको हमेशा जो खाना अनकवर्ड रखा रहता है उसको खाने से बचना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। एक और कैरियर होता है जो मतलब जो डिसीज करता है, ठीक है, वो कौन होती है, ये फीमेल फीमेल मच्छर होती है, जिसको आप बोल सकते हो, देखो कितनी घातक होती है ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है, ठीक है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसके पास क्या होता है, पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, अपने जीविका के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये भी क्या करती है, ये भी कैरी ये रखती है अपने आप में, क्या रखती है, मलेरिया बीमारी को रखती है ये, ठीक है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ठीक है। और जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है वो कैरियर होती है किसकी, डेंगू वायरस की। एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो हम इन मलेरिया और डेंगू को स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। पहले क्या कह रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, ठीक है। टीचर क्या कह रही है कि हमारे टीचर हमेशा बताते रहते हैं कि अपने आसपास जो है
कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है हम। उससे क्या होगा कि मच्छर इकट्ठे होते हैं वहां पे और वे मच्छर क्या फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन दी वाटर, जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो कैसे ब्रीड करते हैं, ठीक है, वो वाटर में ब्रीडिंग करते हैं। एंड hence one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pots etc. और किसी को भी कहीं भी पानी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कूलर है, टायर्स है, फ्लावर पॉट होता है, इनमें किसी को भी ज्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें ज्यादा मच्छर पैदा होंगे और उनसे बीमारियां फैलती हैं। बाय कीपिंग दी सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, ठीक है। यानी कि अपनी सराउंडिंग्स को अगर हम साफ रखते हैं और उसको सूखा रखते हैं, पानी इकट्ठा नहीं होने देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे आसपास जो है मॉस्किटोज अपने ब्रीडिंग करने से रुकेंगे और बीमारियां कम फैलेंगी। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। यानी कि कुछ मेजर्स की आपको लिस्ट बनाने की कोशिश करनी है जिसकी वजह से मलेरिया का स्प्रेड कम हो। देखो इसमें आपको इस टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, कुछ ह्यूमन डिसीज दिए हुए हैं, ठीक है, और वे किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं वो दिया हुआ है, एंड उनका मोड क्या होता है, एंड उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस हमने पीछे पढ़ा था किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक है, टीटीबी, हाँ, यानी टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। और किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। इसका मोड क्या होता है ट्रांसमिशन का, एयर, एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स ये दिए हैं सारे, आप इसको पढ़ लेना। जैसे चिकन पॉक्स है, वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या तो कॉन्टैक्ट में आके होगा या तो फिर एयर के थ्रू होगा। एंड जैसे कोलेरा है, कोलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और इसका मोड क्या होगा, या तो वाटर के थ्रू होगा या फिर फूड के थ्रू होगा। ओके, आप ये पूरी वो है टेबल पढ़ लेना आप इसको। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं जिसकी वजह से एनिमल्स में डिसीज होते हैं, ठीक है, यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। देन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे नहीं होते जो सिर्फ ह्यूमन और प्लांट्स में डिसीज करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी होते हैं इन अदर एनिमल्स, बल्कि कुछ अदर एनिमल्स में भी डिसीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है। एक एंथ्रेक्स जो होता है, ठीक है, ये सबसे डेंजरस डेंजरस डिसीज होता है, किसके लिए, ह्यूमन के लिए और कैटल के लिए, ठीक है, जो किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरियम के द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा डिसीज है जो ह्यूमन और एनिमल, कैटल दोनों में होता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कैटल होता है। ओके, दिस इज द मेन एंथ्रेक्स। ओके, ये किस में होगा, दोनों में होगा, ह्यूमन और कैटल, तो इसको नोट कर लेना। फूड फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और जो हमारे कैटल होते हैं उनके फुट, जो उनके पैरों पे और जो उनके माउथ पे जो डिसीज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो वायरस की वजह से होते हैं। अब देखना है हमें डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ठीक है। अब हमें प्लांट्स में देखना है कि वे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में डिसीज स्प्रेड होता है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, others, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिसीज फैलाते हैं प्लांट्स में भी, जैसे गेहूं में, चावल में, आलू में, शुगरकेन में, ऑरेंज में, एप्पल में, और दूसरे दूसरे प्लांट्स में। द डिसीजेज रिड्यूस द yield ऑफ क्रॉप्स, और इस डिसीज की वजह से क्या होता है कि जो हमारी पूरा उत्पाद आता है, जो हमारी फसल की जो उत्पाद होता है उसकी वजह वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आपको टेबल देखनी है 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिसीजेस, ठीक है, अभी देखेंगे जाके। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय दी, उनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल दी माइक्रोब्स, ठीक है, यानी कुछ कुछ केमिकल्स को यूज करके हम इन माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। तो आओ पहले हम ये देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं एक बार। देखो ये प्लांट डिसीज है, जैसे सिट्रस कैंकर होता है, ठीक है,
ये किस में हो सकता है? ये नींबू में भी हो सकता है और ये ऑरेंज में भी हो सकता है। किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और मोड क्या होता है ट्रांसमिशन का? एयर। और गेहूं का जो डिसीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट ऑफ व्हीट। ये किसके थ्रू होता है? फंजाई के। इनका मोड क्या होता है होने का? या तो एयर के थ्रू होगा या तो फिर सीड्स के थ्रू होगा। नेक्स्ट क्या होगा? ओकरा, भिंडी का। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी किसके थ्रू होगा? ये वायरस के थ्रू होता है और इसका मोड क्या होता है? इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा ये स्प्रेड होता है। तो आज हम इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फूड पॉइजनिंग से। ठीक है, बाकी हम कल देखते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।